तो जेफरी एप्स्टीन के उन बदनाम आइलैंड्स की कहानी एक बार फिर से सुर्खियों में है, और इस बार कुछ बहुत बड़े खुलासों के साथ। तो चलिए देखते हैं कि 2025 के आखिर में ऐसा क्या हुआ कि ये मामला फिर से गर्मा गया है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। मतलब सालों से अटकलें चल रही थीं, फिर अचानक से ये पूरा मामला फिर से क्यों उठ गया। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हाल ही में ऐसा क्या हुआ जिसने इस कुख्यात द्वीप को फिर से खबरों में ला दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं हाल के सरकारी खुलासों की। 2025 के आखिर में कुछ ऐसी चीजें सामने आईं जिन्होंने इस पूरे मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया है। 2025 के आखिर में घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। नवंबर में कांग्रेस ने एक नया कानून पास कर दिया जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे को एप्स्टीन से जुड़ी सारी फाइलें पब्लिक करने का आदेश दिया गया। फिर इसके ठीक बाद दिसंबर की शुरुआत में एक कांग्रेसी कमेटी ने द्वीप के अंदर की कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें जारी कीं, और महीने के खत्म होते होते डीओजे ने फाइलें जारी करना शुरू भी कर दिया। अब ये जो 14 तस्वीरें और वीडियो हाउस ओवरसाइट कमेटी ने जारी किए, उनमें कुछ बहुत ही कह सकते हैं अजीबोगरीब चीजें सामने आई। सोचिए, एक कमरे में डेंटिस्ट की कुर्सी का क्या काम, या फिर एक चॉकबोर्ड पर कुछ अजीब से नोट्स लिखे थे, उनका क्या मतलब था, और एक फोन जिस पर लैरी, माइक और रिच नाम से स्पीड डायल थे। ये सारे सवाल मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। और यहीं पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस ने कहा था कि पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने वो दस्तावेज जारी किए तो उनमें बहुत सारी जानकारी को काले रंग से छिपा दिया गया था। इसे रिडक्शन कहते हैं। अब आलोचक कह रहे हैं कि ये तो पारदर्शिता के वादे के साथ एक तरह का धोखा है। इस पूरे मामले में एक पॉलिटिकल एंगल तब आया जब जुलाई 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें भी उस द्वीप पर आने का न्योता मिला था, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। अब इस बयान ने कहानी में एक और दिलचस्प परत जोड़ दी है। तो ठीक है, ये तो हुई सरकारी खुलासों की बात। अब सवाल ये है कि आज इन द्वीपों का क्या हो रहा है, मतलब जमीन पर असलियत क्या है। जब इन द्वीपों को पहली बार बेचने के लिए मार्केट में उतारा गया था तो इनकी कीमत लगाई गई थी $125 मिलियन। ये बहुत बड़ी रकम थी, जिससे पता चलता है कि प्रॉपर्टी कितनी कीमती मानी जा रही थी। लेकिन जानते हैं ये बिका कितने में? सिर्फ $60 मिलियन में। ये तो मांगी गई कीमत के आधे से भी कम है। इससे साफ पता चलता है कि इस जगह की जो खराब इमेज है उसका इसकी वैल्यू पर कितना गहरा असर पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि ये $60 मिलियन गए कहाँ? देखिए, 2022 में एक समझौता हुआ था। उसके हिसाब से इस रकम को ठीक आधा आधा बांटा गया। 50% यानी $30 मिलियन दिए गए अमेरिकी वर्जिन आइलैंड्स की सरकार को। किस लिए? ताकि वो लोग मानव तस्करी और यौन शोषण के पीड़ितों की मदद के लिए प्रोग्राम चला सकें। और बाकी का जो 50% था वो गया सीधा एप्स्टीन के एस्टेट में। इन द्वीपों के जो नए मालिक हैं, अरबपति स्टीफन डेकॉफ, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान अनाउंस किया था। उनका इरादा था कि इन द्वीपों को एक वर्ल्ड क्लास 25 कमरों वाले लग्जरी रिजॉर्ट में बदल दिया जाए, ताकि इसकी बदनाम छवि को पूरी तरह मिटाया जा सके। लेकिन 2025 के आखिर तक उस प्लान का क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि डेवलपमेंट का काम चुपचाप रोक दिया गया है। अमेरिकी वर्जिन आइलैंड्स की सरकार के पास कोई ऑफिशियल एप्लीकेशन तक फाइल नहीं की गई है, तो फिलहाल इन द्वीपों का भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित है। हाल की घटनाओं और द्वीप के भविष्य को समझने के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये जगह इतनी बदनाम हुई क्यों। चलिए एप्स्टीन के दौर की कुछ खास बातें जानते हैं इस द्वीप के बारे में। लिटिल सेंट जेम्स, यही वो 71 एकड़ का द्वीप है जिसे मीडिया और वहां के लोग अक्सर पेडोफाइल आइलैंड बुलाते थे। लगभग 20 सालों तक यही जगह एप्स्टीन के पूरे क्रिमिनल नेटवर्क का सेंटर पॉइंट बनी रही। द्वीप पर कुछ बहुत ही अजीब और कुख्यात जगहें थीं, जैसे कि वो मंदिर जो बाहर से तो किसी धार्मिक इमारत जैसा लगता था, पर अंदर कथित तौर पर एक जिम था। फिर था मेन घर, जहां मेहमानों को ठहराया जाता था और जहां ज्यादातर अपराध होने के आरोप हैं। पूरे द्वीप पर जबरदस्त सीसीटीवी सिस्टम लगा हुआ था, और हाँ, वो लोलिता एक्सप्रेस नाम का प्राइवेट जेट जो लोगों को यहां लाता और ले जाता था। द्वीप तो बिक गया, लेकिन इसके कानूनी और राजनीतिक नतीजे अभी खत्म नहीं हुए हैं। ये कहानी आज भी कोर्ट और जांच एजेंसियों में जिंदा है। इस मामले में सबसे बड़ी खोज आज भी क्लाइंट लिस्ट की है। फरवरी 2025 में अटॉर्नी जनरल ने भी कंफर्म किया था कि लिस्ट का एक वर्जन उनके पास है और उसकी जांच चल रही है।
अब जर्नलिस्ट और इन्वेस्टिगेटर्स हाल ही में जारी हुए डीओजे फाइलों को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, ये जानने के लिए कि कौन-कौन से बड़े और नामी लोग इस नेटवर्क का हिस्सा थे। और हमें एप्स्टीन की सबसे बड़ी साथी घिलेन मैक्सवेल को भी नहीं भूलना चाहिए। वो इस वक्त अपनी 20 साल की सज़ा काट रही हैं, लेकिन लगातार अपनी सज़ा के खिलाफ अपील कर रही हैं, जिसकी वजह से ये मामला कानूनी तौर पर अभी भी एक्टिव है। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पे आ जाते हैं। एक तरफ सरकारी फाइलें हैं जिनमें बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये द्वीप जिसका भविष्य खुद एक सवालिया निशान बना हुआ है। इन आइलैंड्स की कहानी का आखिरी चैप्टर क्या होगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा।